Hello everyone, welcome to our YouTube channel Being English Guru and my name is Rajesh Chaudhary. I will be teaching you English language and comprehension. तो सबसे पहले जो आज का टॉपिक है वो देखते हैं हाउ टू स्टडी इंग्लिश फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, है ना। इंग्लिश भाषा को हम लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए या फिर सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए कैसे पढ़ें। अक्सर बच्चों में देखा जाता है वो लोग सफर करते हैं एंग्लोफोबिया से। फोबिया का मतलब क्या होता है? फियर, मतलब डर, और एंग्लो मतलब इंग्लिश। अक्सर बच्चे इंग्लिश लैंग्वेज से डरते हैं। क्यों? बेसिक कारण तो यही है क्योंकि इंग्लिश एक फॉरेन लैंग्वेज है। बट ये चीज भी आपको समझना चाहिए कि लैंग्वेज है ये, बस जिस तरीके से आप इंग्लिश हिंदी पढ़ते हो उसी तरीके से इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज को सीखने के लिए क्या होते हैं, उसके बेसिक रूल्स हमें पता होना चाहिए। किस तरीके से सेंटेंस फॉर्म होता है, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में आप यूज करते हो, है ना। इन्हीं सबको मिलाते हुए एक पैराग्राफ बनता है। उस पैराग्राफ को फिर आपको स्टडी करना होता है। तो ये सारे टॉपिक्स जो इंग्लिश लैंग्वेज में आपसे पूछे जाते हैं अलग अलग एग्जाम्स, वो सब हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि किस तरीके से इंग्लिश को पढ़ना चाहिए। सबसे पहले ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। आई एम ग्रेजुएट इन बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम मार्जा अग्रसेन Institute from IP University, Delhi. I am certified in IELTS from British Council, that is a unit of Cambridge University, London. I have also scored 100 percentile in MCAT in English language, and I have cracked almost all exams at national level. जितने भी एग्जाम्स है नेशनल लेवल पे, whether it be SSC हो, बैंक हो, RBI हो, इंटेलिजेंस ब्यूरो हो, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, सभी में मैंने बहुत अच्छा स्कोर किया है। एसएससी सीजीएल में मेरा रिमार्केबल स्कोर रहा है। प्रीलिम्स में मैंने 50 आउट ऑफ 50 इन इंग्लिश में स्कोर किया है और मेंस में 195 आउट ऑफ 200। मैंने डिस्क्रिप्टिव पेपर में 82 आउट ऑफ 100 स्कोर किया था, जो कि बहुत ही अनकॉमन है क्योंकि एवरेज स्कोर जनरल 65 रहता है। तो इंग्लिश में आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ, आपने ये चीज देख लिया होगा कि इंग्लिश को कैसे सीखना होता है, क्या क्या चीजें हैं। कई बच्चे ये भी सोचेंगे सर क्या इंग्लिश में 50 आउट ऑफ 50 स्कोर करना पॉसिबल है? मैथ्स में तो हर किसी ने सुना होगा, तो क्या इंग्लिश में भी पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। आपको सभी चीजें आपको सीखना पड़ेगा, क्या तरीका होता है, कैसे क्वेश्चंस को देखना होता है। तो इस वीडियो में आप अंत तक यही सारी चीजें सीखेंगे। अलग अलग सेक्शंस के बारे में, अलग अलग क्वेश्चंस के बारे में हम लोग देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो लेक्चर को। इस वीडियो लेक्चर को अंत तक देखें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आगे जितने भी वीडियोस जो फॉलो वीडियोस होंगे उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। तो फाइनली, एज आई हैव सेड, इंग्लिश इज टू इजी इफ यू फॉलो मी। अगर आप मेरी स्ट्रेटजीज को, मेरे तरीके को फॉलो करते हैं, इंग्लिश आपके लिए कभी भी ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश में आता क्या क्या है। आप किसी भी एग्जाम को ले लो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, कैट हो, क्लैट हो, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करते हो तो उसके लिए जो इंग्लिश पार्ट है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है: ग्रामर, वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन, है ना। ग्रामर में क्या क्या है, वोकैब में क्या क्या है, कॉम्प्रिहेंशन में क्या क्या है, और अलग अलग एग्जाम्स के बेसिस पे एसएससी हो, बैंकिंग हो, एमबीए हो, तो किस तरीके से डिफरेंस आता है वो चीज हम लोग देखेंगे। सबसे पहले ग्रामर की बात करते हैं। ग्रामर जो सबसे पहला टॉपिक आपसे पूछा जाता है वो कॉमन एरर्स। ग्रामर जो है वो पूरे इंग्लिश का हर्ट है, नहीं बोलते सोल है ना। तो ग्रामर का नॉलेज सबसे इंपॉर्टेंट है इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। सबसे पहले ग्रामर को देखते हैं। ग्रामर में किस तरीके से, पहला जो टॉपिक मैंने आपको बताया कॉमन एरर्स। कॉमन एरर्स क्या है? नाम ही है कॉमन एरर। मतलब क्या होगा? एक सेंटेंस दे रखा होगा, इस सेंटेंस को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया होगा, है ना। अब 1 पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट, और किसी भी एक पार्ट में एरर होगा, कॉमन एरर होगा। मतलब बेसिक जो ग्रामर है, नाउन, प्रोनाउन, पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया, पैरेललिज्म हो गया, ये सारी चीजें जो भी टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगा तो ये इसी से एरर आएगा। ऐसा कोई मतलब कुछ अलग सा नहीं आ जाता है, इसीलिए नाम कॉमन एरर्स, है ना। अब आपको इसमें पहचानना है कि कौन से पार्ट में एरर है ना। अब सेंटेंस स्टार्ट करोगे पढ़ना, इट इज आई हु इज टू ब्लेम। अब हु रिलेटिव प्रोनाउन, आप देखो हु क्या हो रहा है, इट इज आई, ये मैं हूं। हु इज टू ब्लेम, जिसको ब्लेम करना चाहिए इस बैड सिचुएशन के लिए, है ना। अब हु रिलेटिव प्रोनाउन है तो हु से पहले क्या यूज हुआ है? आई। तो आई के अनुसार ही वर्ब यूज होना चाहिए। इज क्या है? इज तो आई के साथ नहीं लगता है, आई के साथ क्या लगता है? वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, एम, है ना, एम, है ना। तो जब भी रिलेटिव प्रोनाउन यूज होता है दो सेंटेंस, एक पार्ट ऑफ द सेंटेंस को जोड़ने के लिए, तो उससे पहले जो आपको प्रोनाउन होगा उसी के अकॉर्डिंग के बाद वाला वर्ड आपको यूज करना चाहिए। तो इट इज आई हु एम टू ब्लेम फॉर दिस बैड सिचुएशन। एक और सेंटेंस देख लेते हैं। माई सिस्टर हैज रेड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबल। आप देखेंगे जब भी एक वर्ड किसी प्रीपोजिशन पर रिपीट होता है तो उसको प्लूरल में नहीं लिखते, क्योंकि ये एक्चुअली में प्लूरल सेंस दे रहा है। पेज आफ्टर पेज, मतलब ये जो एस है उसकी जरूरत नहीं है, ये आप क्रॉस कर दो, है ना।
तो इस तरीके से मतलब कॉमन एरर्स में ऐसे ही सेंटेंसेस आपसे पूछे जाते हैं जो बिल्कुल कॉमन है, जिसमें बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं आने वाला है जो अनकॉमन है। बेसिक ग्रामर रूल्स आपको पता होने चाहिए, स्ट्रक्चरल सेंटेंस पता होना चाहिए, आप आसानी से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। बैंक के एग्जाम्स में मल्टीपल एरर्स आ सकते हैं ज्यादा सेंटेंस में। एमबीए के बहुत सारे एग्जाम्स में एरर्स पूछे जाते हैं, लेकिन कैट में एरर का कोई भी क्वेश्चन नहीं आता, ग्रामर पोर्शन से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता। दूसरा टॉपिक जैसे मैंने आपको बताया वो था सेंटेंस इंप्रूवमेंट। इसमें क्या है, अभी आपको इसमें एरर डिटेक्ट करना था, है ना। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में क्या होता है, आपको बता दिया होता है कि ये पार्ट एरर है, और आपको बाकी ऑप्शंस में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है जिससे वो पार्ट ऑफ एरर इंप्रूव हो जाए। अब जैसे देखो, ही बोथ वॉन अ मेडल एंड अ स्कॉलरशिप, किन दो चीजों को जोड़ा जा रहा है, एक मेडल और स्कॉलरशिप को, है ना। बट बोथ का जो पोजीशन है वो गलत जगह है, क्योंकि इन दोनों चीजों को जोड़ना है तो हम बोथ को अगर मिडल स्कॉलरशिप पहले लगा दे तभी एक्ट होगा। आपने लगा दिया है वर्ब के पहले, अब वर्ब के पहले लगाया तो दो वर्ब को जोड़ने के लिए, जब दो नाउन को जोड़ना है तो आप नाउन से पहले लगाओ ना। आप देखो दोनों ऑप्शन में से ही वोन अ मेडल स्कॉलरशिप बोथ लास्ट में लगाया, गलत है। बोथ ही वोन, फिर बोथ ही, दो प्रोनाउन तो एक और प्रोनाउन होना चाहिए, यहाँ भी बोथ का यूज गलत है। ही वोन बोथ, आप सही है, आप देख रहे हो यहाँ भी एक नाउन है यहाँ भी नाउन है, दोनों नाउन को जोड़ने के लिए पहले बोथ लगाया। कंजंक्शंस हमेशा ये भी ध्यान रखना है कि कंजंक्शन सेम चीजों को जोड़ने के लिए, या तो दो वर्ब को या दो नाउन को, है ना। इस तरीके से कंजंक्शंस का यूज, तो थर्ड ऑप्शन सही है। अगर बाय द वे यही क्वेश्चन में दे रखा होता और कोई भी आपको लगता है इससे बेटर नहीं है, तो आपको फोर्थ ऑप्शन उस केस में मार्क करना होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं नो इम्प्रूवमेंट। तो ये सेंटेंस इम्प्रूवमेंट एक तरीके से ये भी ग्रामर का ही कॉन्सेप्ट है। अगला देखते हैं, बीइंग अ रेनी डे वी हैड टू हैव अबंडन द मैच। अब इस पार्ट ऑफ द सेंटेंस को तो हाईलाइट नहीं किया, इसका मतलब यही पार्ट ऑफ एरर है। अब देखते हैं बीइंग से क्या सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है, बिल्कुल नहीं। इसके लिए आपको कोई ना कोई एक इंट्रोडक्टरी पार्ट स्टार्ट करना होगा, और इंट्रोडक्शन अगर सब्जेक्ट मेंशन नहीं है तो प्रोनाउन से स्टार्ट कर सकते हैं। इट जो है वो प्रोनाउन एज एन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट भी यूज होता है, जैसे बारिश होती है तो आप क्या बोलते हो, इट्स रेनिंग, है ना, बारिश हो रही है। तो देखते हैं इट से कोई सेंटेंस है जो इट से स्टार्ट हो रहा है, हाँ, इट बीइंग अ रेनी डे, हैविंग बीन अ रेनी डे, ये नहीं हो सकता, इट बीइंग अ रेनी, यस। देख रहे हैं इट एज एन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट यूज हो रहा है, अब ये सही है, क्योंकि रेनी डे जो बारिश हो रही है इसका कोई नाउन प्रोनाउन ऐसा आप तो नहीं लगा सकते ना। जब भी ऐसे सब्जेक्ट मेंशन नहीं होता है तो आप इट से उसको इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट बना सकते हो, तो सेकेंड ऑप्शन इसमें सही है। तो आपने देखा कि ग्रामर में कौन से दो टॉपिक्स थे, कॉमन एरर्स, नो में, ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ग्रामर का। इसके अलावा कुछ ऐसे एग्जाम्स है जैसे एसएससी हो गया, बैंकिंग में तो वॉइस नरेशन डायरेक्ट आपसे नहीं पूछा जाता है, एसएससी एग्जाम्स में वॉइस और नरेशन का बहुत ज्यादा वेटेज है। पूरे ग्रामर का जो वेटेज है एक तरफ, और ये वॉइस नरेशन का वेटेज एक तरफ। जैसे आप देखेंगे वॉइस एक्टिव और पैसिव, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, स्कूल टाइम में भी एक्टिव पैसिव है ना। पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसमें आपको देखना होता है सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होता है, एक्टिव पैसिव यही है। तो सेंटेंस एक्टिव में दे रखा होगा तो पहले सब्जेक्ट दे रखा होगा, फिर वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट, और इसी को पैसिव बनाना है तो उसी ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बना दो। अब देखो आप, पीपल स्पीक इंग्लिश, ऑब्जेक्ट क्या, पीपल क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानते हैं, व्हाट से। पीपल क्या बोल रहे हैं, इंग्लिश, इंग्लिश को आप सब्जेक्ट बना दो। टेंस कौन सा देख लो, प्रेजेंट है तो इज लेंगे, वाज तो होगा नहीं, ऑप्शन 2 खत्म, वाज ऑप्शन 3 खत्म। इंग्लिश इज स्पोकन, इंग्लिश इज स्पोकन। ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसमें ऑल ओवर द वर्ल्ड मिसिंग है, ये गलत। बाय द पीपल क्या लिखना जरूरत है, कभी भी ऐसा सब्जेक्ट होगा जो जो मतलब वेग है ना। लोग, लोग कोई एक डेफिनेट नहीं है ना, इनडेफिनेट कोई भी लोग हो सकते हैं। वैसे केस में हम लोग जब वॉइस चेंज करते हैं पैसे में तो उसको मिस कर देते हैं, मतलब बाय द पीपल लिखने की कोई जरूरत यहाँ पे नहीं है, ये पार्ट कोई जरूरत नहीं, मतलब ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो आगे हम लोग अगले लेक्चर्स में जब वॉइस हम लोग पढ़ते होंगे तो हम लोग ये भी देखेंगे कि वॉइस में आपसे क्या क्या पूछा जाता है। नरेशन, और वॉइस और नरेशन को मैं आपको बताऊंगा कि 2 या 3 सेकंड में, है ना, कैसे ऑप्शंस के हेल्प से, जैसे अभी आपने देखा ऑप्शन के हेल्प से कैसे आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल इसमें प्रॉब्लम नहीं है ना। नरेशन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपने पढ़ा होगा स्पीच के बारे में। डायरेक्ट का मतलब क्या होता है, एज इट इज लिख देना, जैसे सेंटेंस है एज इट इज कुछ लिखा हुआ है तो वो डायरेक्ट स्पीच है, उसी को अपने शब्दों में लिख देंगे तो इनडायरेक्ट का वर्ड ही है ना, अपने शब्दों में। इंग्लिश में सभी में आप देखो ना, उसके शब्द में उसका मीनिंग होता है ना। जब अपने शब्दों में लिखना होगा तो कुछ बदलाव करने होंगे, जैसे सेड टू टोल्ड में बदल जाता है, टोल्ड का टू कभी नहीं लगाएंगे आप, तो ये ऑप्शन खत्म। अब उसके बाद एक कंजंक्शन यूज करना होता है, क्योंकि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे, इसमें कंजंक्शन नहीं है तो ये भी खत्म, ऑप्शन नंबर 1। दोनों में कंजंक्शन है, दैट दैट। अब
इसमें एक रूल, जो रूल्स होते हैं, जो एक बेसिक रूल मैं आपको बता देता हूँ, सन रूल। फर्स्ट पर्सन जो है वो सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो फर्स्ट पर्सन आप देखो आई, सब्जेक्ट के अनुसार आई का आई ही रह जाएगा, आई वाला देखो आई, इसमें सी कर दिया, थर्ड ऑप्शन खत्म। आगे आपको पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, है ना। मैंने आपको बताया ना कैसे ऑप्शन से रिलेट करके इस क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे, है ना। और आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते हो तो हर क्वेश्चन के लिए 2 सेकंड बहुत है। 20 to 27 क्वेश्चन मेंस में आते हैं एसएससी एग्जाम में, जहां वर्स्ट रैंक में बहुत ज्यादा वेटेज है, आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। और लास्ट टॉपिक जो है आपका ग्रामर का, वो फिलर्स। लेकिन ध्यान देना, यहाँ मैंने 3 कलर में इसको इसीलिए रखा है क्योंकि ग्रामर को मैंने ग्रीन से रिप्रेजेंट किया है, वोकैब को ब्लू से, और इसको रेड से। तो आप देख रहे हो कि मैंने तीनों कलर फिलर्स में लिखा है। कहने का मतलब फिलर को सोल्व करने के लिए आपको ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन तीनों का नॉलेज होना जरूरी है। देखेंगे फिलर्स के सवाल किस तरीके से आते हैं हमारे पास। फिल इन द ब्लैंक्स ही फिलर है। बैंक में आपको मल्टीपल ब्लैंक्स दे सकते हैं, एक ही सेंटेंस में एक से ज्यादा ब्लैंक, है ना। एसएससी में आपको एक ही ब्लैंक दिया जाता है। एमबीए के एग्जाम्स में भी मल्टीपल ब्लैंक, क्योंकि ज्यादातर एमबीए एग्जाम्स और बैंक का जो पैटर्न है वो सेम है ना। ये चीज याद रखना, बैंक और एमबीए एग्जाम सेम है। वैसे कैट जो है वो थोड़ा सा अलग रहता है, बाकी एमबीए एग्जाम्स आप कोई भी दोगे लगभग ऑलमोस्ट सेम। कैट जेट का थोड़ा सा पैटर्न अलग है, बाकी सबका सेम ही है। आई विश आई डैश अ पेन। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते, अरुण हैज है। हैज जब भी हेल्पिंग वर्ब होता है तो उसके बाद वाला जो भी मेन वर्ब होगा उसको वी थ्री यूज करते हैं हमेशा। वी थ्री ढूंढिए। कंप्लीटली गलत, कंप्लीटिंग आईएनजी, ये तो वी फोर। मैं वर्ब्स के बताऊंगा कौन कौन से फॉर्म से। कंप्लीट गलत, वी थ्री कंप्लीटेड। देख कितना आसान है, तो ग्रामर के बेसिक नॉलेज होने से भी आप फिलर्स को सोल्व कर लेते हैं। आई विश, विश इमेजिनरी सेंटेंस होता है, काश में ये होता, काश में वो होता, आप तो हो नहीं, है ना। वैसे केस में जब भी होता है हमेशा प्लूरल वर्ब यूज करते हैं, भले ही सब्जेक्ट यहाँ पे देखेंगे सिंगुलर है, इसीलिए ऐसा सेंटेंस आपसे पूछा। आप सिंगुलर है तो ये नहीं कि ये सिंगुलर लाएंगे, गलत। सिंगुलर वाले सारे को गलत कर दो आप, है ना। प्लूरल कौन सा है, वर्ड, वर्ड, वही सही होगा। जब भी कोई भी इमेजिनरी सेंटेंस होता है तो हमेशा प्लूरल वर्ब, सब्जेक्ट कोई भी आप प्लूरल यूज करो। काश में ये होता, क्योंकि ये एक्चुअल में नहीं हो ना, ये इमेजिनरी है। आप क्या ऐसे हो, बिल्कुल भी नहीं हो, इसीलिए इस तरीके से आपसे सेंटेंस पूछा जाता है। तो ये था ग्रामर। ग्रामर में मैंने आपको बताया, किसी भी एग्जाम में आप चले जाओगे, कोई भी एग्जाम आप लिख रहे हो, यही 5 टॉपिक आपसे पूछा जाएगा। फिर नेक्स्ट है वोकैब। वोकैब में देखते हैं क्या क्या है। वोकैब में 5 टॉपिक हमसे पूछे जाते हैं। सबसे पहले सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, स्पेलिंग, ये क्या क्या है हम लोग देखते हैं इसको, है ना। चलिए, सबसे पहले साइनो और एंटो। सबको पता होगा साइनो का मतलब क्या होता है, सिमिलर मीनिंग, और एंटो का मतलब होता है अपोजिट मीनिंग। जैसे पर्यायवाची और विपरीत। डोरमेंट, अब जैसे एक सेंटेंस, एक वर्ड दे रखा है ना। अब इसका आपको साइनोनिम पूछेगा तो आपको इन चारों ऑप्शन में से वो वर्ड मार्क करना है जिससे सिमिलर मीनिंग है। जैसे डोरमेंट, डोरमेंट का मतलब होता है जो बिल्कुल लेथार्जिक है, जो काम नहीं करता है ना, तो मतलब एक्टिव नहीं है जो। तो अगर एंटोनिम सिनोनिम पूछेगा आप क्या मारेंगे, सिनोनिम एक्टिव, सॉरी इनएक्टिव, है ना। और एंटोनिम पूछ लिया, क्योंकि इनएक्टिव का उल्टा क्या होता है, एक्टिव, तो आप एक्टिव मारेंगे, है ना। तो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में यही होता है कि जो वर्ड दे रखा है उसके हिसाब से ऑप्शन में से वो मार्क करना है। अगर साइन हो तो सिमिलर मीनिंग, और एंटो है तो अपोजिट मीनिंग। नेक्स्ट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। नाम से पता चलता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, मतलब पूरे सेंटेंस के लिए, पूरे सेंटेंस के लिए एक वर्ड आपको सब्स्टिट्यूट करना है। देखते हैं इसमें कैसे मार्क करते हैं। इसमें रूट वर्ड्स का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। मैं आपको वर्ड पावर मेडिसी का पूरा कोर्स भी करवाऊंगा, और देखेंगे रूट वर्ड्स से कैसे सीखते हैं। जो बच्चे अक्सर मेरे से ट्रेनिंग लेते होते हैं, जैसे मैंने टाइम में बहुत लोगों को ट्रेन किया हुआ है, तो किस तरीके से जब वो ट्रेनिंग जब मैं देता हूँ तो रूट वर्ड्स पे बहुत ज्यादा फोकस करता हूँ। तो बच्चे अक्सर बोलते हैं कि सर आप जो वो क्या पढ़ाते हो वर्षों तक याद रह जाता है, क्योंकि ये तरीका ही है। वोकैबुलरी को, वर्ड्स को कभी रटो मत आप, है ना। वर्ड्स को समझो, अगर आप समझ लोगे तो कभी आप भूलोगे नहीं। फियर ऑफ वाटर, फियर, फियर का मतलब क्या है, फोबिया, है ना। रूट वर्ड क्या है, फोबिया के लिए फियर। इन दोनों ऑप्शन में फोबिया, फोबिया इन दोनों में है नहीं, तो ये तो ऐसे ही खत्म। और किसका फोबिया, वाटर, वाटर का क्या होता है, हाइड्रो। ऑप्शन नंबर तो सही है ना। कितना आसान। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि पूरे सेंटेंस के लिए आप एक वर्ड उसके वाले सब्स्टिट्यूट करते हो। इडियम्स एंड फ्रेजेस मतलब मुहावरे, है ना। सी इज अ फेयर वेदर फ्रेंड, फेयर वेदर फ्रेंड, फेयर वेदर, याद रखना। इडियम्स में, मुहावरे में कभी आप लिटरल मीनिंग मत मारोगे, मतलब जैसे वर्ड है वैसे मीनिंग मार्क करोगे आप, गलत हो जाएगा, है ना। कभी भी लिटरल मीनिंग नहीं, जो हिडन मीनिंग है उसके पीछे, है ना। नहीं बोलते हैं शब्दों पे मत जाओ, भावनाओं को समझो, तो भावनाओं को समझना होता है आपको। फिर इसमें जब भी आप इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ोगे तो भावनाओं को समझना होता है। ऐसे ही आपको कंफ्यूज किया जाएगा ऑप्शंस में, कोई बात नहीं, आपको मैं ये भी सिखाऊंगा कि कैसे ऑप्शंस आप सॉल्व करते हैं।
सी इज अ फेयर वेदर फ्रेंड। फेयर वेदर मतलब, फेयर मतलब अच्छा वेदर मतलब मौसम, जो अच्छे मौसम में रहे, ऐसा होगा क्या कोई ऑप्शन आंसर नहीं ना। फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब जो कभी आपको अच्छे, मतलब जब आपके कंडीशंस अच्छे होते हैं, आप लाइफ में खुश होते हो तो आपके साथ रहते हैं, लेकिन जब आपके लाइफ में परेशानियां आती हैं तो वो फिर आपसे दूर चले जाते हैं, उसको बोलते हैं फेयर वेदर फ्रेंड। गुड फ्रेंड थोड़ा सा अलग सा हो गया, ये नहीं होगा। अ फ्रेंड हु मीट्स डिफिकल्टीज कामली, ये तो बिल्कुल भी नहीं, अपोजिट है। अ फ्रेंड हु डेजर्ट्स, डेजर्ट्स मतलब छोड़ देना, यू इन डिफिकल्टीज, यही होना चाहिए, फेवरेबल तो नहीं है। तो जो आपको मुश्किल के कंडीशन में, मतलब जब आपके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे तब जो आपको छोड़ देता है उसको बोलते हैं फेवर द फ्रेंड। ना खुशी में आपके साथ रहेगा, लेकिन दुख में आपका साथ जो छोड़ देगा उसको बोलते हैं। आप देख रहे हो ना इडियम्स एंड फ्रेज, कितना आसान है ये भी। नेक्स्ट स्पेलिंग एरर, इसमें दो तरीके से पूछा जाता है, या तो आपको मिस स्पेल्ड जो गलत स्पेलिंग उसको मार्क करना है, या जो चारों गलत है तो सही स्पेलिंग को मार्क करना है। जैसे इस क्वेश्चन में चारों में से तीन से ज्यादा गलत है और एक आपको सही स्पेलिंग मार्क करना है। वर्ड है लिटरेट, अब देखो लिटरेट में डबल टी होता है नहीं होता है, ए होता है नहीं होता है, एल आई टी ये भी नहीं होगा, तो क्या होगा, ये होगा। तो जो भी स्पेलिंग में बहुत आसान होता है, जनरली आप लोग अगर जो भी कुछ पढ़ते हो उसके स्पेलिंग पे आप ध्यान देते रहोगे रेगुलर बेसिस पे। कुछ बेसिक रूल्स भी हैं इसमें, लेकिन आप रेगुलर न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ रहे हो, हर कुछ देख रहे हो, है ना, प्रैक्टिस ज़्यादा ज़्यादा जो कॉमन वर्ड्स वो कर रहे हो, मैं आपको करवा दूंगा जो मोस्ट कॉमन 500 वर्ड्स हैं स्पेलिंग के, जो इससे बाहर तो एग्जाम में पूछा ही नहीं जाता। आप उन सभी वर्ड्स पे अगर कमांड कर लोगे तो फिर आपको स्पेलिंग में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। वोकैब की पांचों टॉपिक्स और पांचों से दो दो सवाल आते हैं, ध्यान रखना, मैं आपको आगे पैटर्न भी बताऊंगा किस तरीके से सवाल आते हैं। 10 वर्ड्स मिनिमम। एसएससी की बात करें, बैंक की बात करें, बैंक में साइनो ही सिर्फ आना है और स्पेलिंग एरर ग्रामर वाले सेक्शन में पूछ लिया जाता है। तो ये है आपका वोकेबलरी सेक्शन था। लास्ट जो आपका है वो है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन में जो है पैसेज सबसे पहले, है ना, पैसेज आप लोग बचपन से सोल्व कर रहे हो, आर से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है, इस तरीके से एक पैसेज दे रखा होता है, इस पैसेज को आपको पढ़ना है, उसके बेसिस पे फॉलो क्वेश्चन है, कभी 5 क्वेश्चन का सेट होता है, कभी 10 क्वेश्चन का सेट होता है, उसके बेसिस पे ऑप्शन दिए होते हैं। जैसे हु हैड द राइटर गिवन अप होप, आपने देखा होता है कि ये जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसका जवाब कहाँ है। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चंस भी होते हैं, कई बार रीडिंग क्वेश्चंस भी होते हैं। कई लोग पहले पैसेज को सोल्व कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं तब क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं, कई लोग पहले क्वेश्चंस को रीड करके तब पैसेज को रीड करते हैं। तो अलग अलग स्ट्रेटजीज है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कैसे मिनिमम टाइम में मैक्सिमम एक्यूरेसी के साथ पैसेज को सोल्व करते हैं, कैसे पढ़ना चाहिए, क्या किन चीजों पे ध्यान देते हुए क्वेश्चंस को मतलब सोल्व करना है। ऑप्शंस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि कई बार ऑप्शन बहुत वेग होते हैं इसमें, है ना। ये वाले पार्ट बहुत इजी होता है, लेकिन इसमें आपको बेस भी बनाना होगा, आपको इसमें खुद से भी थोड़ा सा मेहनत करना होगा। रेगुलर बेसिस पे कुछ ना कुछ डेली, जैसे आप एक न्यूज़पेपर आर्टिकल, एक ही आर्टिकल, वो भी एक आर्टिकल डेली बेसिस पे रीड करते हो, उससे क्या होता है आपका माइंड बिल्कुल एक्टिव हो जाएगा, वो भी आप सेंटेंस देखोगे तुरंत पढ़ पाओगे। एक पैसेज को पढ़ने फिर आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसी पैसेज में अगर वर्ड्स मिसिंग है, बीच बीच में मैंने ब्लैंक्स क्रिएट कर दिया, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्लोज टेस्ट, पैसेज विथ फिल इन द ब्लैंक्स। जैसे देखिए मैंने इसमें 5 ब्लैंक्स मिस किए हुए हैं ना, ब्लैंक वन में आपको वर्ड भरना है। जैसे एटलस वाज मेड टू होल्ड द स्काई ऑन हिज सोल्जर्स एज अ पनिशमेंट, वंस हरकुलस डैश टू होल्ड इट फॉर एटलस, है ना। एक्सटेंडेड, अफोर्डेड, ऑर्डर्ड, ऑफर्ड, किसी को आप कुछ होल्ड करने के लिए उसको ऑफर कर रहे हो कि ऑर्डर कर रहे हो, ऑर्डर तो नहीं करोगे, ऑफर करोगे। अफोर्ड करने का मतलब कोई चीज आप मतलब ये लाभ पा पाते हो या नहीं पाते हो। एक्सटेंड मतलब आप तो जानते ही होंगे। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, ऑफर, ऑफर्ड समथिंग, ऑफर समवन हेल्प, या ऑफर टू होल्ड इट फॉर एटलस, है ना। तो बहुत आसान है, आप ये भी देख लीजिए कि क्लोजेस्ट और पैसेज में क्या डिफरेंस है। एसएससी में आजकल न्यू पैटर्न में, जैसे सीजीएल 2019 की बात करें जो अभी हुआ था, उसमें क्या हुआ कि आपसे क्लोज टेस्ट पूछ लिया गया लेकिन आरसी नहीं पूछा गया। 5 क्वेश्चन क्लोज टेस्ट की थे। तो आजकल मैक्सिमम एसएससी एग्जाम में क्लोज टेस्ट का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होता जा रहा है। बैंक में दोनों ही पूछा जाता है, आपको क्लोज टेस्ट आपसे भी पूछा जाएगा, आरसी भी पूछा जाएगा। तो इस तरीके से इन दोनों टॉपिक का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस, और क्लोज टेस्ट हो या आरसी, दोनों टॉपिक पे कमांड करने के लिए आपको रीडिंग ज्यादा से ज्यादा करना ही चाहिए। लास्ट टॉपिक है कॉम्प्रिहेंशन का, पैरा जंबल्स। एज द नेम सजेस्ट, जैसे इसको सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी बोलते हैं। पैरा जंबल का मतलब एक पैराग्राफ दे रखा है, उसको जंबल अप कर दिया जाता है, मतलब आगे पीछे लिख दिया जाएगा। जैसे आप देख रहे हो एक स्टोरी छोटा सा है ना नेपोलियन के बारे में, उसको 4 ऑप्शन एबीसीडी को जंबल कर दिया, डीबीसीए, एडीबीसी, बीएडीसी, है ना, ये 4 है।
आपको एक ऑप्शन मार्क करना है कि चारों में से कौन सा सही होगा। तो इसमें क्या करना होता है, ऑप्शंस का बहुत ज्यादा वेटेज है। आप जैसे देख रहे हो 2 ऑप्शन बीबी से स्टार्ट हुआ, तो सबसे पहले आप बी को इंट्रोडक्टरी सेंटेंस में पढ़ोगे, है ना। कभी भी जैसे एक पैसेज को लिखा जाता है तो पहले सब्जेक्ट को बताया जाता है, उसके बाद फिर प्रोनाउन यूज होता है ना। डायरेक्ट कभी सोर्स से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता, तो कोई भी ऑप्शन जो डी से स्टार्ट होगा वो कभी आंसर नहीं हो सकता, है ना। इसमें बहुत सारे टिप्स हैं कैसे सोल्व करना चाहिए, है ना। अब इसको वेल चारों सेंटेंस को पढ़ के उसको पैरा में अरेंज करके आप सही ऑप्शन मार्क कर दोगे, है ना। ये भी चीज आप अगले वीडियोस में पैराजम्बल्स के जो टॉपिक चलते होंगे मैं आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कराऊंगा। इंग्लिश में जो है प्रैक्टिस इज द की। आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते हो और स्ट्रेटजी जानते हो, सबसे पहले आपको तरीका सीखना होगा, है ना। हर कोई इंग्लिश एवं ही पढ़ता होता है, कुछ भी पढ़ने लगता है, ऐसे नहीं, इसका एक तरीका होता है। उस तरीके से पढ़ोगे आप बहुत अच्छे से पढ़ पाओगे, और मतलब कोई भी एग्जाम आप लिखो स्कोर तो आप अच्छे से अच्छा मतलब स्कोर कर पाओगे। इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं। आप मेरे साथ बने रहिए, अगले जितने भी वीडियोस आप देखते रहना। मैं टाइम टू टाइम कोशिश करूंगा कि जितनी जल्दी हो सके वीडियोस अपलोड करता रहूंगा। आगे मैं लाइव क्लास के लिए भी सोच रहा हूँ कि लाइव क्लास भी स्टार्ट कर दूं। लॉकडाउन के टाइम पे आप लोग के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। अब हम लोग देख लेते हैं टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग एग्जाम्स में, वेदर इट बी एसएससी या बैंक हो, है ना। किस तरीके से एमबीए के भी मैं कभी डिस्कस कर लूंगा, है ना। इस वीडियो में एसएससी बैंक पे मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। तो अब देख लेते हैं, मैंने आपको ग्रामर के पांचों टॉपिक्स बताए थे, कॉमन एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, इन दोनों के एसएससी प्री में दो दो, मेंस में 20 और 22, भले ही सीपीओ या सीजीएल हो। वॉइस की बात करें तो एक एक सवाल है और फिलर्स के दो। लेकिन बैंकिंग में आपको वॉइस नरेशन के कोई सवाल नहीं है ना। फिल इन ब्लैंक्स के 4 है और एरर और सेंटेंस इंप्रूवमेंट के 5-5 है। आप देखोगे मेंस, सीजीएल मेंस या सीपीओ मेंस में 200 में से 94 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ ग्रामर सेक्शन के हैं, और प्री में भी 8 क्वेश्चन आफ्टर 25, मतलब ऑलमोस्ट 1/3, है ना। 33.33% वेटेज है। बैंक में आप देखो 35 में से 14 क्वेश्चन आ रहे हैं। इसका ग्रामर जो है, एक तो ग्रामर हर सेक्शन में काम आता है। आप कॉम्प्रिहेंसिव सोल्व करने जाओ, ग्रामर का नहीं पता, आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर नहीं पता, आप सही मीनिंग नहीं पता कर सकते, है ना। लेकिन जो बेसिक ग्रामर है वो कॉमन एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट ये है ना, जिसमें मतलब एरर्स जिससे आपसे पूछे जाते हैं। तो ग्रामर इसीलिए बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। ग्रामर अगर आप एक बार पढ़ लोगे, अच्छे से समझ लोगे, मैं आपको बहुत लेमन लैंग्वेज, बहुत इजी लैंग्वेज में आपको सिखाऊंगा सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, ये कॉमन एरर्स को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। हर एक टॉपिक, नाउन हो, कोई भी पार्ट से स्पीच हो, वॉइस हो, नरेशन हो, हर एक चीज आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा। वोकैब की बात करें, वोकैब में 5 टॉपिक्स और सभी का वेटेज सेम है, 2 into 5, है ना। साइनो, एंटो, वन वर्ड, मैंने सबको आपको समझाया था पीछे। मेंस की बात करें तो मेंस में वोकैब का वेटेज बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता। आप देखो 200 में मात्र 31 क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट 15% है ना। लेकिन बैंक में पैसेज में ही दो दो वर्ड साइन एंड ऑफ पूछ लिया जाता है। वन वर्ड इडियम्स बैंक में नहीं पूछा जाता, है ना। स्पेलिंग एरर एक पूछ लिया जाएगा, वो भी एरर्स में ही। तो इस तरीके से वोकैब का ऐसे खास प्री में तो बहुत ज्यादा वेटेज है, मेंस में ऐसा बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता है। लेकिन वोकैब जो है वो एक पैसेज सोल्व करने के लिए बहुत ही बेसिक है। जैसे आपको वर्ड्स का मीनिंग नहीं पता होगा तो आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या क्लोज टेस्ट अच्छे से सोल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए वोकैब को बिल्ड करना बहुत जरूरी है। और मैं आपको वोकैब किस तरीके से पढ़ाऊंगा ये भी आप जान लो। जैसे वोकैब को पढ़ने का 3 तरीका होता है। सबसे पहले हम लोग रूट वर्ड्स, जो रूट वर्ड्स है ना, कोई भी वर्ड किस तरीके से बनता है वो सीखेंगे। हम लोग हर दिन एक एक रूट वर्ड को लेके, जैसे फोबिया आपने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, एक एक रूट वर्ड को लेके इससे जितने भी पॉसिबल वर्ड्स है वो हम लोग पढ़ेंगे। ऐसे में आप क्या करोगे, एक लॉजिक बना पाओगे, है ना, कि ये इसका मीनिंग ये होता है, इससे कोई भी अगर वर्ड अटैच होगा आप तुरंत मीनिंग गेस कर सकते हो। दूसरा होता है नेमोनिक्स, ये भी मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा। निमोनिक्स में क्या होता है कि आपको वर्ड को एसोसिएट करना होता है किसी स्टोरी से, ताकि उसके मीनिंग को तुरंत क्लिक कर दो, है ना। आप कभी निमोनिक्स के तरीके से मीनिंग्स को पढ़ोगे कभी भूलोगे नहीं। लास्ट है डेली, जो द हिंदू न्यूज़पेपर का जो टॉप 10 वर्ड्स होते हैं वो मैं डेली बेसिस पे आपको अपडेट कराता रहूंगा। या फिर डेली नहीं हो पाए तो मैं कंपाइल करके 1-2 दिन का आपको कंपाइलेशन एक साथ करवा दूंगा। लेकिन ये वोकैब को मैं आपको इस तरीके से बिल्ड करा दूंगा ना, आप कभी लाइफ में चाह के भी नहीं भूल पाओगे। वोकैब का ये तो मैं आपको मतलब बिल्कुल वो है ना 100% मैं आपको तैयार कर दूंगा, इसका टेंशन नहीं लेना आपको। तो लास्ट है आपका कॉम्प्रिहेंशन पार्ट। ये बहुत सारे एग्जाम बहुत ज्यादा वेटेज रहता है। जैसे कैट की बात करें हम, कैट एग्जाम तो 24 आउट ऑफ 34 क्वेश्चन होते हैं वर्बल एबिलिटी के। तो 24 क्वेश्चन से पैसेज के रहते हैं। पैसेज का बहुत ज्यादा वेटेज है, और पैसेज कोई टीचर वैसे आपको नहीं पढ़ा सकता।
इसके लिए आपको बिल्ड करना होता है, आपको अपने बेसिक्स को बिल्ड करना होता है, आप धीरे धीरे इसको सीखते हो। लेकिन मैं आपको ये सिखाऊंगा कि पैसेज में सोल्व इसको कैसे करें। वंस अगर आप रीड करने लग रहे हो, है ना, रीड करना भी बताऊंगा कैसे रीड करना चाहिए, लेकिन आपको रीड करना होगा खुद से। ये कोई मैं ऐसे नहीं कुछ झूठ बोल के चला जाऊंगा कि चलो आप को मैं करवा दूंगा, ये ऐसे ही हो जाता है, ऐसे नहीं है। एक टीचर आपको बस आपको तरीका बता सकता है। मैं आपको ये बताऊंगा, अगर आप रीड करके आते हो पहले से और आपको मतलब रीड करने अच्छे से आता है, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आप सोल्व कैसे करते हो, आप कैसे एक्यूरेसी मेंटेन करते हो, कैसे कम टाइम में आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व कर पाते हो। मैंने आपको बताया था प्रीलिम्स में पूछा नहीं जा रहा है अभी पैसेज, उसके लिए क्लोज टेस्ट आ जाता है, लेकिन मेंस में पैसेज का बहुत ज्यादा वेटेज है। क्लोज टेस्ट ऑफ इन ये पैसेज के 30 क्वेश्चन है, क्लोज टेस्ट के 25 क्वेश्चन। एसएससी की बात करें, बैंक में टोटल 10 क्वेश्चन होते हैं, तो 6 ही डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, 4 तो वोकैब के साइनो एंटो जैसे मैंने आपको बताया था, 6+4, है ना। मेंस में भी ऐसा ही रहता है। और क्लोज टेस्ट की बात करें तो 5 क्वेश्चन का सेट आता है, इसमें 3 या 5 इसमें वेरी करता है। पैरा जंबल्स प्री में जनरली नहीं पूछा जाता है क्योंकि क्वेश्चंस 30 ही पूछने हैं उनको, है ना। लेकिन मेंस में 5 क्वेश्चन पैरा जंबल का मस्ट है। ये पैटर्न लेकिन बैंक का सब स्टैटिक नहीं होता, ये चेंज होता रहता है, तो ये भी आपको लेटेस्ट के हिसाब से आपको देखना होता है, लेटेस्ट पैटर्न क्या है। अभी का ये पैटर्न चल रहा है ना। एसएससी में काफी टाइम से, जब से ऑनलाइन एग्जाम हुआ तब से वही पैटर्न चल रहा है, तो उसमें कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है। हाँ, अभी हाल फिलहाल 1-2 साल में पैसेज के क्वेश्चंस प्री में हटा दिए गए, मेंस में ही बस पूछा जाता है, ये आप देखना। तो मैंने आपको ये तीनों टॉपिक के बारे में आपको एग्जांपल से भी समझाया था कि पैराजंबल्स क्या होता है। पैराजंबल को हमेशा लास्ट में सॉल्व करना चाहिए, तो ये थोड़ा टाइम टेकिंग है, इन चीजों को भी आपको ध्यान में रखना है। तो आपने देखा कि पूरे ग्रामर को हम लोग 3 पार्ट में पढ़ रहे थे, वेदर इट बी आपका था ग्रामर, वेदर इट बी वोकैब था, या फिर आपका कॉम्प्रहेंशन था। तो इन तीनों पर अगर आप पकड़ बना लोगे, ग्रामर, वोकैब और कॉम्प्रहेंशन में, तो आपका इंग्लिश बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाएगा। आप कोई भी एग्जाम लिखो, एसएससी, बैंक, क्लैट, आईपीएम, एमबीए, सबके लिए आप रेडी हो। वंस यू अगर आप एग्जाम लिखने जाओ, आपके अंदर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा कि आप मतलब इंग्लिश को क्वेश्चन टाइम तो लगता नहीं है। अगर आप बेसिक्स जानते हो, आप लैंग्वेज पर पकड़ बना रखे हो, तो आप फटाफट। लास्ट टाइम मुझे याद है जब मैं मेंस लिख रहा था, 200 क्वेश्चंस थे मेंस में, और ये मैंने बस 90 मिनट्स में मेरा हो गया था, ऑलमोस्ट 30 मिनट्स रह गए थे। अब सोचो 200 क्वेश्चंस और 90 मिनट्स किस तरीके से, विद लॉट ऑफ प्रैक्टिस। आप रेगुलर बेसिस पे पढ़ते रहो, रीडिंग रीडिंग करो न्यूज़पेपर, आपका लैंग्वेज में बहुत ज्यादा पकड़ बन जाएगा। और आप इतना ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे, कोई भी नया क्वेश्चन आपको दिखेगा नहीं। लोग बोलते हैं सर इंग्लिश में नए नए क्वेश्चन क्रिएट होता है, ऐसा कुछ नहीं होता, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन कॉमन ही होते हैं, क्योंकि टॉपिक्स वैसे कॉमन है। और इंडिया में स्पेशली कोई ऐसा इंग्लिश का ज्ञाता भी नहीं है ना। जैसे मैंने आपको बताया था, आई एम सर्टिफाइड फ्रॉम ब्रिटिश काउंसिल, है ना। मैं आइल्स के लिए ट्रेन करता हूँ। मैंने खुद ट्रेनिंग लिया है ब्रिटिश काउंसिल से, दिल्ली से, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन का यूनिट है दिल्ली में, है ना। आप इंटरनेशनल इंग्लिश के लिए अगर ट्रेन होना चाहते हो तो इसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो आप सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।